बात एक और टैक्स की करते हैं। जो दक्कन एरिया में शिवाजी जब हुए तो शिवाजी का जो बॉर्डर पड़ता था वो मुगलों से टकराता था। औरंगजेब उस टाइम पे था, तो शिवाजी जितने एरिया को जीते हुए थे उस एरिया के उस पूरे एरिया में उधर दक्कन कहा जाता था। और दक्कन मतलब डेक्कन प्लेटू, ये दक्कन का पठार। पठारी एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी नहीं, आज भी नहीं है, वो उस समय भी नहीं थे। तो अभी क्या लैंड थोड़ी बदल, लैंड तो वही है। तो प्लेटू था, प्लेटू एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी नहीं। और आप जानते हो कि उधर की नदियां जो है वर्षा पे निर्भर करती हैं, चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, महानदी हो, ये सब बारिश वाली नदियां हैं। बारिश रहेगा तो पानी ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। तो भद्रा वगैरह नदियां हैं। और बाकी जो लैंड है वो बहुत हार्ड है, पठार बहुत हार्ड होता है, तो उसकी जुताई बुआई हो नहीं सकती है। मिनरल्स तो मिलते हैं, उस समय मिनरल का इतना काम तो था नहीं। उस समय तो क्या लैंड रेवेन्यू सबसे बड़ा रेवेन्यू होता था, वही इनकम का सोर्स होता था। तो खेती उधर कम थी, तो उधर एरिया जीत भी लेते थे, तो इन लोगों को इनकम उतनी मिलती नहीं थी। असली जो प्रोडक्टिव एरिया था वो कहाँ था? जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया के ऊपर, जिसमें गंगेटिक प्लेन होता है, गंगा का प्लेन होता है, गंगा का मैदान है। बाकी उधर पंजाब वाला एरिया है, इधर बंगाल है। तो ये वाले जो एरिया है ये ज्यादा फर्टाइल होते थे। तो ज्यादातर जो मुगलों के टाइम पे जो यहाँ पे इक्तादार हुआ करते थे सल्तनत पीरियड में, वही मुगलों के टाइम पे मनसबदार कहने लगे। मनसबदार, मनसबदार का भी वही काम था, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन देखना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। स्टेट में गवर्नर टाइप के हुआ करते थे। तो ये छोटे छोटे मनसब में डिवाइड कर होता था। जैसे एकता में उस समय डिवाइड था, इसमें मनसब बोलते थे। मनसब का जो चीफ होता था वो मनसबदार होता था। तो मनसबदार जो होते थे वो सभी चाहते थे मनसबदार कि हम जो ज्यादा फर्टाइल वाला है वहीं ले, क्योंकि वहां पे क्या है वसूलने में भी दिक्कत नहीं होती। जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो वहां पे आप वसूल भी आसानी से पाओगे, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दक्कन की तरफ कोई आना ही नहीं चाहता था। दक्कन की तरफ आने में दिक्कत ये थी कि उधर प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर खर्च ज्यादा होने लगता था। कब? जब शिवाजी वगैरह लोग आए और ये लोग अटैक करना शुरू कर दिए, तो बार बार लड़ाई होगी। तो कोई भी अटैक करे पहले बॉर्डर एरिया पे ही तो जाएगा। अब उसमें जो है बार बार ये लोग लड़ाई करते थे, आते थे। और ये जो लड़ाई होती थी ये छापामार टाइप का होते थे, आते थे, लड़ते थे, भाग जाते थे निकल के, लेकिन अटैक तो होता था। अब उसमें क्या होता था कि सारा का सारा उनका रेवेन्यू लॉ एंड ऑर्डर पे ही खत्म हो जाता था। सारा पैसा वो बाकी डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे या अपने पास बचा नहीं पाते थे। तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे और वो कहते थे कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमको आप उधर ही भेजो। एक तो बार बार लड़ाई करो, इनसे निपटो, और दूसरा चीज ये कुछ बचत भी नहीं हो रही है। तो आप ऐसे जिला, आप ही अगर डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, तो ऐसा जिला थोड़ी चाहोगे जहाँ पर कोई इनकम ना हो। आपको भी चाहिए कि जो बढ़िया डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे अच्छी खासी इनकम हो, शहरों में फैसिलिटी अच्छी हो, टेंशन कम हो, इनकम ज्यादा हो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो। अब जहाँ पे रोज लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, वहां आपका भी मन नहीं करेगा रहने का, आप भी डिस्टर्ब रहोगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता था। तो इन लोगों ने एक उपाय निकाला, कहा कि अब वैसे तो हम डायरेक्ट राजा से कह नहीं सकते, वैसे भी औरंगजेब जैसे आदमी से कौन ही बात करेगा, तो जो मिला है वो भी चला जाएगा और गला अलग से कट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या उपाय करें, तो उन्होंने कहा एक एग्रीमेंट कर लेते हैं भाई। तो शिवाजी से बोला कि देखो बार बार आते हो, लड़ाई करते हो, लूटते हो, लेके चले जाते हो। वे लोग लूटपाट करते थे इसलिए क्योंकि वो पैसा चाहिए था, ताकि अपनी आर्मी बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट का एक्सपेंशन करे, क्योंकि इनकम ही, मनी ही मेन है। तो इन लोगों ने एक समझौता किया कि देखो ऐसे मत करो। तो शिवाजी ने कोई सोल्यूशन बताओ। तो शिवाजी ने कहा देखो एक टैक्स लगाते तुम्हारे ऊपर। इसको बोला इन्होंने चौथ और सरदेश मुखी।
चौथ था 25% और सर देशमुखी था 10%। इन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इसके एवज में तुम हमें क्या करोगे, 25% अपने इनकम का दोगे और 10% इसलिए दोगे कि मानोगे कि हाँ हम तुमसे ज्यादा ताकतवर है। सर देशमुखी मतलब इस देश का मतलब चीफ अमीर, तो मुगल के अंडर में हो, औरंगजेब को मानते हो, बादशाह मानते हो, लेकिन हमारी भी वैल्यू तुमको करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करोगे, कैसे हम माने कि तुम कर रहे हो हमारी वैल्यू, तो 10% सर देशमुखी दो और 25% चौथ दो। तो एक तो बेचारों की इनकम वहां, और एक इनकम वहां कम थी, ऊपर से ये टैक्स जो है और भारी पड़ने लगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मनसबदार अपनी जेब से देंगे, जाहिर सी बात है कोई भी टैक्स होता है या कोई भी चीज होती है तो वो कहां से लिया जाता है, जनता से। इन्हें सेंटर को भी भेजना था ऊपर, अपना खर्च निकालने के बाद सेंटर को भेजना होता था, अपना भी खर्च निकालना होता था, अपने पास बचाना भी होता था। कोई भी अधिकारी अपने लिए भी तो बचाएगा। तो सारा का सारा बर्डन ओवरऑल जो ऊपर जाता था उसका, जो इनके पास बचता था इनका, और ये जो चौथ सर देशमुखी एक्स्ट्रा जो लागू है इनका, ये सारे का बर्डन अगेन किसके है, जनता पे। और जनता कौन थे, हिंदू ही थे ज्यादातर, मुस्लिम तो थे नहीं, ज्यादातर कौन थे, हिंदू ही थे। तो ओवरऑल घूम फिर के बर्डन जनता पे ही आता है, चाहे वो उस समय हो चाहे इस समय। तो ये जो भी बहुत पूछा जाता है, चौथ क्या था, सर देशमुखी क्या था, शिवाजी ने लगाया इसको भी देख लीजिए कितना परसेंट है।